एक बेहद प्रतिभाशाली नौजवान जो महज 20 साल की उम्र में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बन गया। एक प्रोफेसर जिसे अचानक अपनी विद्वता के चलते राजनयिक की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ी। एक राजनयिक जिसे देश के प्रधानमंत्री ने अपना भरोसा जताते हुए उपराष्ट्रपति का पद संभालने के लिए बुलाया। राज्यसभा का सबसे कुशल सभापति जिसकी एक युक्ति से चाहे पक्ष चाहे विपक्ष हर सांसद चुप हो जाता था, और देश का इकलौता ऐसा राष्ट्रपति जिसने 2 प्रधानमंत्रियों की मौत देखी, 2 युद्ध देखे और 2 कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। यह है thelallanTop.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज महामहिम, और आज बात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जिन्हें सब प्यार और सम्मान से प्रोफेसर कहा करते हैं और जिनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मेरे साथ अतीत में चलिए। साल 1921, मैसूर का प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज। यहाँ पर एक भव्य सभागार के बाहर एक बग्घी को फूलों से सजाया जा रहा है। छात्र ये कर तो रहे हैं मगर बहुत खुश नहीं हैं, क्योंकि उनका प्रिय टीचर उन्हें छोड़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने जा रहा है। भाषण और दूसरी औपचारिकताओं और मिलन समारोहों के बाद जब वो टीचर बाहर आता है तो पहले तो फूलों से सजी बग्घी देखकर मुस्कुराता है, फिर थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि बग्घी में घोड़े नहीं जुते हुए थे। छात्र आगे बढ़े और घोड़ों की जगह खुद खड़े हो गए और उस बग्घी को खींचकर मैसूर के रेलवे स्टेशन तक ले गए। रास्ते में रुककर लोगों ने इस विदाई ले रहे अध्यापक को प्रणाम किया। कौन था ये युवा अध्यापक जो इतना लोकप्रिय था? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। एक शानदार टीचर को दी गई शानदार विदाई। विदाई से 5 बरस आगे चलते हैं। साल 1926, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी की कांग्रेस हुई। इसमें डॉक्टर राधाकृष्णन भी पहुंचे। अब तक अमेरिका के लोग स्वामी विवेकानंद का वो ऐतिहासिक दौरा शायद भूल चुके थे, क्योंकि इसको 33 बरस हो गए थे। लेकिन जब डॉक्टर राधाकृष्णन ने पश्चिम की शैली में भारतीय दर्शन को अंग्रेजी में समझाना शुरू किया तो उन्हें एक साथ 3 चीजें याद आईं। अव्वल तो स्वामी विवेकानंद, फिर भारतीय संस्कृति, और फिर स्वामी विवेकानंद के देश से आया ये नौजवान दार्शनिक पुरोधा। अगले दिन की अखबारों की सुर्खियां डॉक्टर राधाकृष्णन के बीज वक्तव्य और उसके विश्लेषण से भरी पड़ी थी। तमिलनाडु के एक जमीन नापने वाले कनिष्ठ अधिकारी के बेटे की मेधा का ये पहला बड़ा प्रस्फुटन था। बाद में कई दशकों तक कई देशों ने, दर्शन के कई विभागों ने, कई स्कूलों ने अलग अलग रूपों में इसका आस्वाद किया। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कहानी है, जिन्होंने जीवन के विचार को अपनी हर सांस के साथ समृद्ध किया। साल 1926 में ही डॉक्टर राधाकृष्णन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से चर्चित किताब आई हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इसके 3 साल बाद एक और किताब आई एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। दर्शन की इन 2 किताबों के जरिए डॉक्टर राधाकृष्णन का पश्चिमी क्षेत्रों में भी डंका बजने लगा। और फिर साल 1937 में दर्शन के क्षेत्र में उनके काम के लिए उन्हें साहित्य की कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। गूगल पर कई जगह आपको ब्यौरा मिलेगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन को 5 बार लगातार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ये जानकारी सही नहीं है। तो आखिर एक भारतीय दर्शन शास्त्री कैसे पश्चिम को उसकी जबान में भारतीय दर्शन की जटिल संरचनाएं समझा पाया? इसका जवाब हमें मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज की 180 साल पुरानी इमारत के गलियारों में टहलते हुए मिलता है। तमिलनाडु के तिरुतनी का रहने वाला तेलुगु नियोगी ब्राह्मण परिवार का लड़का कैसे एक क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई करने चला गया, इसका एक दिलचस्प वाकया है। राधाकृष्णन विज्ञान की पढ़ाई करना चाहते थे
और उसी की तैयारियों में मसरूफ थे। तभी उन्हें अपने एक रिश्तेदार से मिलने का मौका मिला जो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे, दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे। उनकी एक किताब राधाकृष्णन के घर छूट गई। मेधावी राधाकृष्णन ने समय व्यतीत करने के लिए उस किताब को उठा लिया और पूरा पढ़ डाला। किताब खत्म हुई और शुरू हुआ एक निश्चय कि अब मुझे विज्ञान की नहीं, दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करनी है। सिलसिला चल निकला और सोने पे सुहागा ये रहा कि जिस कॉलेज में राधाकृष्णन पढ़ने गए वहाँ पर डॉक्टर अल्फ्रेड जॉर्ज हॉक जैसे दर्शन के दिग्गज पढ़ाया करते थे। राधाकृष्णन के लिए ये नया संसार था। अगले 5 बरस तक उन्होंने सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि पश्चिमी दर्शन की भी सारी किताबों, सारी मीमांसाओं का दृढ़ता के साथ अध्ययन किया। और ये तल्लीनता से की गई पढ़ाई का ही नतीजा था कि 1909 में डॉक्टर राधाकृष्णन को, महज वो 20 साल के थे उस वक्त, मद्रास यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी विभाग में नौकरी मिल गई। अगले 30 बरस तक वो देश और विदेश के अलग अलग संस्थानों में बतौर शिक्षक बड़े पदों पर रहे। कभी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कभी ऑक्सफोर्ड, कहीं पर प्रिंसिपल तो कहीं पर चांसलर। 1939 में इस शैक्षणिक यात्रा में एक बड़ा मोड़ आया जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़कर महामना मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बीएचयू के चांसलर बनने पहुंचे। बीएचयू में आने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शैक्षणिक करियर में तो श्रीवृद्धि हुई ही, उनका सियासी सफर भी शुरू हो गया। वो नेहरू के संपर्क में आए, कांग्रेस के आज़ादी के आंदोलन के संपर्क में आए। उनको 40 के दशक में बनी सप्रू कमेटी में रखा गया जो नए देश के संविधान के शुरुआती मसौदे देख रही थी, साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के झगड़ों को भी। संविधान सभा बनी तो डॉक्टर राधाकृष्णन भी इसके एक सदस्य थे और यहीं से वो पहले बतौर राजनयिक मॉस्को गए और फिर वहां से लौटकर देश के उपराष्ट्रपति बने। दर्शन का जिक्र आते ही हमें लगता है कि जटिल बातें होंगी जो बहुत ही बोझिल भी होंगी। क्या डॉक्टर राधाकृष्णन का व्यक्तित्व भी ऐसा था? कतई नहीं। और इसके लिए ये उदाहरण सुनिए। सितंबर 1957 में बतौर उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन 3 देशों की यात्रा पर गए। इसमें सबसे अहम देश था चीन, जिसके साथ लगातार सीमा को लेकर विवाद हो रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन को वहां पर चीन के सर्वोच्च नेता माओ त्से तुंग से मिलना था। वही माओ त्से तुंग जिसका एक कथन आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है कि सत्ता बंदूक की नाल से निकलती है। डॉक्टर राधाकृष्णन और माओ त्से तुंग के बीच मुलाकात रात के वक्त तय हुई। इसकी वजह कोई डिप्लोमेटिक डिनर नहीं था। दरअसल माओ त्से तुंग का दिन ही रात के 8 बजे शुरू होता था। जब राधाकृष्णन माओ से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास चुंगनानहाई पहुंचे तो चीनी प्रीमियर अपने भारतीय मेहमान की अगवानी के लिए दरवाजे पर खड़े थे। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उसके ठीक बाद प्रोफेसर राधाकृष्णन ने माओ के गाल थपथपा दिए। चीन का राष्ट्राध्यक्ष अवाक, प्रोटोकॉल अधिकारी अवाक, लेकिन प्रोफेसर ने एक जुमला कहा और सब खिलखिलाने लगे। डॉक्टर राधाकृष्णन बोले, डोंट वरी प्रीमियर, आई हैव डन द सेम टू स्टालिन एंड पोप एज वेल। राधाकृष्णन स्टालिन के साथ जिस मुलाकात का हवाला माओ को दे रहे थे उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। डॉक्टर राधाकृष्णन संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन संविधान जब लगभग पूरा होने को था तभी नेहरू के ज़हन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भी नींव पड़ चुकी थी और ऐसे में ये ज़रूरी था कि दुनिया जो 2 ध्रुवों में बढ़ चुकी थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उन ध्रुवों को साधने के लिए किसी समझदार व्यक्ति को भेजा जाए। ऐसे में रूस में डॉक्टर राधाकृष्णन की बतौर राजदूत तैनाती की गई। 12 जुलाई 1949 को राधाकृष्णन ने अपना कार्यभार संभाला और इसके लिए उन्होंने संविधान सभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। नेहरू के इस फैसले पर कई लोगों की भौएं तनी। आखिर एक कम्युनिस्ट देश में हिंदू दर्शन शास्त्री को भेजे जाने का क्या औचित्य? डॉक्टर राधाकृष्णन को भी औचित्य समझ में नहीं आया शुरुआती 6 महीने तक, क्योंकि उन्हें स्टालिन से मिलने का वक्त नहीं मिल रहा था। 14 जनवरी 1950 मॉस्को अपनी बदनाम ठंड के साथ जी रहा था और तभी राधाकृष्णन को
स्टालिन की तरफ से मुलाकात का न्योता मिला। स्टालिन को पता था कि दार्शनिक डिप्लोमेट जल्दी सो जाते हैं, इसलिए मुलाकात का वक्त रात के 9 बजे का रखा गया, जबकि दूसरे देशों के राजनयिकों को वो 12 बजे से पहले मिलने का समय भी नहीं देते थे। इस मुलाकात का एक दिलचस्प ब्यौरा हमें के सच्चिदानंद की किताब राधाकृष्णन लाइफ एंड आइडिया में मिलता है। राधाकृष्णन क्रेमलिन में दाखिल हुए और भूल भुलैया जैसे रास्तों से होते हुए स्टालिन के दफ्तर पहुंचे। बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने पहला बयान दे मारा। वो बोले, आपसे मिलना इतना मुश्किल क्यों है? स्टालिन ने जवाब दिया, क्या वाकई मुझसे मिलना इतना मुश्किल है? देखिए, हम और आप मिल तो रहे हैं। इसके बाद दोनों खिलखिला उठे और रिश्तों के बीच जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। एक मीटिंग जिसकी मियाद महज 5 मिनट तय की गई थी, वो 3 घंटे तक चली। बाद में राधाकृष्णन ने अपने सहयोगियों से इस मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया, तुम लोगों को लगता है कि स्टालिन सख्त हैं, होंगे सख्त। मैं तो उनसे बतिया रहा था और इसी क्रम में उनके सर के बाल भी सहला दिए। उन्होंने तो भौं तक नहीं उठाई। हालांकि इस बातचीत का जो आधिकारिक ब्यौरा है उसमें कुछ और ही दर्ज है। उसमें दर्ज है कि कैसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्टालिन की जिंदगी के उतार चढ़ावों को भारतीय सम्राट अशोक के जीवन के उद्धरण से समझाया। क्या कहा डॉक्टर राधाकृष्णन ने, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। हमारे यहाँ एक सम्राट हुआ करता था। उसने कलिंग पर हमला बोला और जीत हासिल की। इस युद्ध के बाद उसे समझ में आया कि जंग दरअसल इंसानी जान को ज़ाया करने के अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद वो सन्यासी बन गया। आपने भी ताकत के जरिए सत्ता हासिल की है। कौन जाने आपके साथ ही ऐसा ही कुछ हो। डॉक्टर राधाकृष्णन स्टालिन से जंग की बात कर रहे थे। कौन जानता था कि जब वो देश के राष्ट्रपति बनेंगे तो भारत को पहले चीन और फिर पाकिस्तान से युद्ध करना होगा। एक लड़ाई और उनका इंतजार कर रही थी, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन की लड़ाई। एक प्रतीकात्मक लड़ाई भी 1962 की, जब उनके मुकाबले निर्दलीय ही सही कई उम्मीदवार मैदान में थे। महामहिम के अगले एपिसोड में आपको बताएंगे डॉक्टर राधाकृष्णन की बतौर राष्ट्रपति जिंदगी कैसी रही, क्या हादसे क्या हकीकत। लगातार बने रहिए thelalantop.com के साथ। महामहिम सीरीज पर अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस तरह के वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।